गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 सितंबर 2025 है और कल जो भी न्यूज़ इवेंट्स करंट अफेयर चर्चा में रहे उनको हम आज एमसीक्यू फॉर्मेट पे यहाँ पे देखेंगे। साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो ओवरऑल आपका प्रैक्टिस तो हो ही रहा है, साथ ही करंट अफेयर आपका प्रिपेयर हो रहा है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की हो, सिविल सर्विसेज में कोई भी एग्जाम हो। इसके अलावा अगर वनडे भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर से डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में। आइए बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की बिना किसी देरी के। पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आदि संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में। अगर हम बात करें, आदि संस्कृत इज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म टू प्रिजर्व एंड प्रमोट ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर, ऑफरिंग कोर्स ए कल्चर रिपोजिटरी एंड ऑनलाइन मार्केट फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स। तो एक संस्कृत डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म एक तरह का आदि संस्कृत। इसका पर्पज़ क्या है कि जो ट्राइबल्स का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको प्रिजर्व करना, साथ ही साथ उनके लिए ऑनलाइन मार्केट प्रोवाइड करवाना। दूसरा, द प्लेटफॉर्म इज करंटली अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड फ्रॉम 15 इंडियन स्टेट। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है जनजाति कार्य जो मंत्रालय है उसके द्वारा और 15 राज्यों के साथ एक तरह के सहयोग से चल रहा है। इसके बारे में आपको बताना है। तो स्टेटमेंट करेक्ट दोनों ही हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा कि जो पहला विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालय से बोला जा रहा है, ये बात एकदम यहाँ पे सही है। इसमें 45 से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, 45 ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे रिपोजिटरी जिससे बोला जाता है आदि संपदा। आदि संपदा आदि संपदा किस तरह का रिपोजिटरी, यहाँ पे अगर बात करोगे 5000 से ज़्यादा यहाँ पे कल्चरल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या है, प्रिजर्व है, कल्चरल डॉक्यूमेंट प्रिजर्व है। इसके अलावा भी आदि हाट का भी प्रावधान करेगा। आदि हाट, हाट मतलब अगर बेसिकली देखें तो जो बाजार होता है उस तरह का। और ये ऑनलाइन बाजार ये ट्राइफेड की मदद से यहाँ पे मिलने वाला है। अब ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड आपको पता है कि जो ट्राइबल का जो प्रोडक्ट होता है उसको प्रॉपरली मार्केट में एक्सेस मिल पाए, उसको लेकर एक बॉडी बनाई गई थी ट्राइफेड, जिसे बोला जाता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब जो ट्राइफेड बॉडी है उसको स्टैब्लिश किया गया था 1987 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल है उसके अंतर्गत काम करती है। तो जो भी जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसका चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो या वन उपज हो या जंगल से जो भी वो कलेक्ट करते हैं उसको मार्केटिंग प्रोवाइड करना, ई मार्केटिंग से उसको जोड़ना, यहाँ पे इसका काम रहता है। इसके कुछ इनिशिएटिव जैसे ट्राइबल इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, ट्राइबल इंडिया। इसके अलावा वन धन योजना के बारे में आपने सुना होगा। वन धन योजना में क्या रहता है कि जो भी वन में वो कलेक्ट करते हैं ट्राइबल्स, उसको क्या करना है, सेल करना, मार्केट अवेलेबल करवाना। तो यहाँ पे पर्पज है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे यहाँ पे, लंगखुन फेस्टिवल इज ए सोशियो रिलीजियस हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द तीवा ट्राइबल इन असम। तो तीवा ट्राइब के द्वारा यहाँ पे लंगखुन उत्सव मनाया जाता है। दूसरा, द तीवा ट्राइब है पैटर्नल सोसाइटी वेन एवर ब्राइड मूव टू द ग्रूम फैमिली होम। तो तीवा समर्पित सत्तात्मक है जहाँ विवाह के बाद दुल्हन दूल्हे के घर जाती है। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है आपको बताना है। एक तो पहले ये करेक्ट आप जान लीजिए कि जो तीवा ट्राइब है दैट इज लोकेटेड इन असम। तो ये यहाँ पे बात एकदम सही है। असम की लोकेशन आपको पता होगी नहीं पता होगी, ये नॉर्थ ईस्ट के मैप पे ये अरुणाचल है, यहाँ पे मेघालय यहाँ पे है और ये वाले रीजन यहाँ पे असम है। ठीक है, अब असम में ये तीवा ट्राइब तो पाई जाती है, इसको लालुंग ट्राइब भी बोला जाता है। कौन सी ट्राइब? लालुंग ट्राइब, लालुंग ट्राइब इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली अगर हम देखें तो रबी की जो फसल होती है देवी देवताओं की प्रार्थना करते हैं। और जो त्यौहार की बात हो रही है एकदम यहाँ पे सही है कि जो लंगखुन जो फेस्टिवल है यहाँ पे मनाया जाता है त्यौहार। ठीक है, अब इसमें डांस है, कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया जाता है। लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है ना, ये जो तिवा समाज है मात्र सत्तात्मक है, पैट्रियार्कल नहीं है। ठीक है, मात्र सत्तात्मक है। अगर हम देखेंगे यानी विवाह के बाद लड़का लड़की के घर जाता है। ठीक है, लड़का लड़की के घर जाता है यहाँ पे और इसे कोबियल लीवा कहा जाता है। कोबियल लीवा। ठीक है, अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो तिब्बती बर्मन ये लैंग्वेज बोलते हैं, साथ ही असमिया लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेन और हिली दोनों एरिया में रहते हैं और ये शेड्यूल्ड ट्राइब में रजिस्टर्ड है तिवा ट्राइब। तो यहाँ पे स्टेटमेंट केवल एक सही होगा, यहाँ पे केवल एक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Aspergillus section nigeri, known as a black aspergillus, include filamentous fungi found widely in soil and plant and can cause food spoilage and माइकोटॉक्सिन कंटामिनेशन। तो जो एस्परगिलस सेक्शन नाइगरी है वो मिट्टी पौधों में पाए जाने वाला एक फंगस है, फफूंद है जो खाद्य पदार्थों को खराब कर देता है और माइकोटॉक्सिन पैदा करता है। दूसरा, दिस सेक्शन इज रेयरली यूज इन बायोटेक्नोलॉजी ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी। तो इसे यूज रेयरली किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब दोनों में कौन सा सही है आपको बताना है। तो स्टेटमेंट केवल वन सही है यहाँ पे। अगर हम बात करें तो ये जो फफूंद है इसे ब्लैक एस्परजिलस कहा जाता है। ये अनाज में चाहे आप बात करें मूंगफली की बात करें, प्याज में प्याज के बारे में बात करें,
अंगूर के बारे में बात करूँ तो सभी को क्या करता है, ये ख़राब कर देता है। और लेकिन अगर हम बात करें, ये औद्योगिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। खासतौर पर अगर हम बात करें, जो सिट्रिक एसिड होता है उसके प्रोडक्शन को लेकर हो, ग्लूनोनिक एसिड को लेकर हो, एंजाइम्स को लेकर हो, इसके उत्पादन को लेकर यहाँ पे इसका योगदान बहुत रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं, जो तो उसमें सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब इसका इस्तेमाल होगा तो इसको बनाया जाएगा, तो वहाँ पे ब्लैक एस्परजिलस का भी उपयोग, वहाँ पे फंगस का उपयोग होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। दुनिया में अगर हम बात करें तो जो 70% सिट्रिक एसिड होता है उसमें एस्परजिलस जो नाइजर है, इसी के द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। और आपको पता है कि दुनिया में सॉफ्ट ड्रिंक का कितना ज़्यादा चलन है, बेकरी प्रोडक्ट्स का और दवा का, तो यहाँ पे इसका उपयोग अगर हम बात करें ज़्यादा होता है, ना कि कम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पे परमाफ्रॉस्ट के बारे में। परमाफ्रॉस्ट इज ग्राउंड दैट रिमेन फ्रोजन कंटिन्यूसली फॉर 2 और मोर ईयर, प्रिवेलेंट नियर द पोल्स एंड अल्पाइन रीजन। तो अल्पाइन रीजन में, पोल्स रीजन में परमाफ्रॉस्ट भूमि लगातार 2 वर्षों तक बर्फ में जमा रहती है। दूसरा, थावाइंग परमाफ्रॉस्ट रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज एंड डैमेज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो परमाफ्रॉस्ट पिघलने से ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। अब दोनों में आपको सही स्टेटमेंट आपको बताना है। तो परमाफ्रॉस्ट है क्या? अगर हम बात करें तो परमाफ्रॉस्ट उसे ही बोला जाता है जहाँ 2 साल तक जहाँ पे बर्फ जमी रहे, तो उस रीजन को परमाफ्रॉस्ट बोला जाता है। अगर ये पूरा एशिया यूरोप का मैप देख रखा है, तो यहाँ पे इस रीजन में अगर हम बात करें, रसिया वाले रीजन में आपको परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलेगी। अब इससे सबसे ज़्यादा ये साइबेरिया में देखने को मिलती है। साथ ही अगर आपने यूएस का जो मैप देख रखा हो, यूएस का मैप हो, तो ये वाला जो रीजन होता है अलास्का रीजन माना जाता है। अलास्का में परमाफ्रॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। कनाडा, ग्रीनलैंड, हिमालय, इनमें रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ लाखों साल पुराना कार्बन भी यहाँ पे जमा रहता है, जो पिघलने पर मीथेन में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मान चलिए कार्बन और ये जो चीज़ें यहाँ पे दबी हुई हैं पिघले तो CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि जलवायु परिवर्तन तेजी से होगा। इसलिए माना जाता है जो आइस मेल्टिंग को रोकना आवश्यक हो जाता है। यहाँ सड़कों, इमारतों, पाइपलाइन को भी नुकसान पहुँचता है। अगर हम बात करें, रूस में एक शहर है याकुट्स्क, आप यूट्यूब में देखिएगा इसको। तो इसको अगर हम बात करें परमाफ्रॉस्ट सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परमाफ्रॉस्ट इज अ ग्राउंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो स्टेटमेंट है बार बार रिपीट हो गया है, तो इसे इंग्लिश वाले को हम हिंदी वाले को देख लेते हैं। NCEL सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक छत्र संगठन है। NCEL इज ऑर्गेनाइज बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, जिसका पर्पज व्हाट इज द भारत के सहकारी संगठनों के निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। द बेसिक पर्पज ऑफ द NCEL टू इनहेंस द कंपटीशन बिटवीन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। दूसरा, इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश इन 2023। इसे अमूल, इफ़को, क्रिबो, नाफेड इन्होंने प्रोत्साहित किया। अब यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम बात करें, ये जो NCEL है, NCEL को इस्टेब्लिश किया जाता है 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंतर्गत, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। और इसके प्रमोटर कौन होते हैं? अमूल, इफ़को, जो खाद्य के संबंध में। इसका पर्पज़ यही होता है कि निर्यात को बढ़ावा दिया जाना, निर्यात को बढ़ावा देना। साथ ही अगर हम बात करें पैकेजिंग को बेहतर करना, प्रमाणन सर्टिफिकेशन को टाइमली करना, इसके अलावा मार्केटिंग के अलावा और क्या करना? फंडिंग करना। तो यहाँ पे इतने सारे काम होते हैं, NCEL को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, जिसे नेशनल कॉर्पोरेशन एक्सपोर्ट लिमिटेड बोला जाता है। अगर हम बात करें, इसका पर्पज़ तो आपने देख लिया। और इसके अलावा जो और संगठन, जैसे आप बात करें GSCF, जो अमूल है, ये कहाँ पे बेस्ड है? गुजरात बेस्ड है, आपको पता है, डेयरी। और ये इफ़को बोला जाता है, इंडियन फार्म फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इफ़को बोला जाता है। वहीं अगर हम बात करें, क्रिफ भी क्या है? ये कृषक भारत कोऑपरेटिव है, उर्वरक के संबंध में है। नाफेड के बारे में आपको पता होगा, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन, कृषि उपज जो विपणन उसको बढ़ावा देने के लिए। और NCDC आपको पता है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसे NCDC बोला जाता है। तो ये सब काम क्या करते हैं? जो कोऑपरेटिव जो ट्रेड होता है, कोऑपरेटिव जो प्रोडक्शन होता है, उस सबको बढ़ावा देना, उनके लिए फंडिंग अरेंज करना, यहाँ पे आपका काम होता है, ठीक है। तो 5 का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द हेलफायर मिसाइल इज US मेड एयर टू ग्राउंड लेजर गाइड टैक्टिक्स मिसाइल प्राइमरली यूज्ड अगेंस्ट द टैंक एंड हेलीकॉप्टर। तो हेलफायर मिसाइल अमेरिका निर्मित है, वायु से भूमि में लेजर गाइडेड है, और इसका उपयोग टैंक, हेलीकॉप्टर के खिलाफ होता है। दूसरा, इट propulsion system used to turbojet engine from supersonic speed। इसका जो प्रपल्सन होता है वो टर्बोजेट इंजन से चलता है, इसे सुपरसोनिक गति देता है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई सुपरसोनिक गति होती क्या है, कि साउंड के स्पीड से 5 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। तो आपको ये बात यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अमेरिका द्वारा एक मिसाइल डेवलप की गई, जिसे AGM-114 हेलीफायर बोला जाता है। ये एयर टू ग्राउंड तो मिसाइल है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, ये बात तो यहाँ पे सही है, और लेजर गाइडेड भी है। लेकिन ये सुपरसोनिक नहीं बल्कि सबसोनिक है, ठीक है ना, सबसोनिक है। सबसोनिक
के बाद आता है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक के बाद आता है हाइपरसोनिक। तो स्पीड पे वेरी करता है, साउंड की स्पीड से कितना ज़्यादा ये तेज़ है। तो ये सबसोनिक मिसाइल है। अगर हम बात करें ये हेलीकॉप्टर वगैरह को नष्ट करने में, तो ये यूज होगी, ये बात यहाँ पे सही है। इसकी रेंज कितनी है? 7 से 11 किलोमीटर की रेंज है, और पेलोड 8 से 11 किलो भार का इसका पेलोड है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत MQ-9 रीपर ड्रोन भी हेलफायर मिसाइल से लेस किए जा रहे हैं। तो भारत में जो MQ-9 जो रीपर हैं उनको भी क्या किया जा रहा है, ड्रोन को हेलफायर मिसाइल से लेस किया जा रहा है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली वन। तो सुपरसोनिक नहीं है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या यहाँ पे बात हो रही है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द बोंदा ट्राइब इज अ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप रेजिडिंग प्राइमरली इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट फॉर उड़ीसा। देयर लैंग्वेज बिलोंग टू द इंडो आर्यन ग्रुप। तो इनकी जो लैंग्वेज इंडो आर्यन ग्रुप से संबंधित है। दोनों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो पीवीटी जो ट्राइब होती है वो मलकागंज में यहाँ पे, तो ये रहती है बोंडा ट्राइब, ये बात तो एकदम सही है। ठीक है, अब भारत में पीवीटी ट्राइब के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक पूरा लेक्चर लिया था। जो पीटीजी ग्रुप होता है और पार्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप होता है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, सॉरी, तो ये 1954 में से प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप कहा जाता था। फिर ढेबर कमीशन बनता है, ढेबर कमीशन कहता है कि भाई इनको पीवीटीजी कहा जाए, है ना, पीवीटीजी का। हालांकि उसने पीटीजी के जो ग्रुप उनको रिकॉग्नाइज किया था, और अब तक वर्तमान देखें तो 75 से ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी में आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप 13, जिनकी संख्या उड़ीसा में है। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ट्राइबल्स के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्राइबल्स माने जाते हैं। अब ये ट्राइबल्स होते हैं, इन्हें लो लिटरेसी है, लो पॉपुलेशन है, प्री इंडस्ट्रियल जो टेक्निक है, इसके बेसिस पर अगर हम बात करें इनको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक, अब इसमें जो बोंडा ट्राइब भी एक ट्राइब मानी जाती है जो उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, बोंडा क्या है, लंजिया, सौर, दिटाई, ये भी ट्राइब क्या है, इससे संबंधित मानी जाती हैं। और इनकी भाषा इंडो आर्यन भाषा है। ये बात यहाँ पे जो बोली जा रही है सही है गलत है? तो अगर हम बात करें ये भाषा यहाँ पे गलत है। इनकी जो भाषा रेमो भाषा है, रेम्बो नहीं, रेमो। रेमो ऑस्ट्रोएशियाटिक जो फैमिली है, ऑस्ट्रोएशियाटिक, कौन से स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रोएशियाटिक फैमिली की मानी जाती है ट्राइब। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। वेम्बनाड लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला, द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, फेड बाई 4 रिवर्स सेपरेटेड बाई अरेबियन सी बाई बैरियर आइलैंड। तो यहाँ पे जो वेम्बनाड लेक के बारे में बोला कि सबसे बड़ी झील तो है, ये सबसे लंबी झील है, 4 नदियों का पानी इसमें मिलता है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो लगभग सही लग रहा है। अगर हम बात करें कुछ रिवर है, जैसे मीनचेल रिवर है, कौन सी रिवर है? मीनचेल रिवर, मीनचेल रिवर है, पंपा रिवर है, पंपा रिवर है, मणिमाला रिवर है, मणिमाला रिवर है, और अंचकोविल, कौन सी रिवर? अचनकोविल, अचनकोविल। ये जो रिवर होती हैं वेम्बनाड में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेट होती है, नेहरू ट्रॉफी जो बोट की रेस होती है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है। और ये रामसर साइट भी है। कौन सी साइट है? रामसर साइट। रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान में हुआ था। तो वेटलैंड में जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है उनको रामसर डिक्लेयर किया जाता है। तो एक तरह का रामसर साइट भी है यहाँ पर। ठीक है, भारत में अगर देखा वर्तमान में 80 से ज़्यादा रामसर साइट हो चुकी हैं। तो केरल में जो अस्तमुडी है, सस्तम कोट्टा है और वेम्बनाड लेक को रामसर साइट माना जाता है। हालांकि और भी साइट है, पर 3 ये मेनली यहाँ पे साइट मानी जाती हैं। दूसरे स्टेटमेंट जो बोला जाता है कि ह्यूमन मेड है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रियूनियन इज अ फ्रेंच ओवरसीज डिपार्टमेंट इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन नोन फॉर पिटोस देश दी स्पीक एक्टिव वोल्केनो पिटोस दे फोरनेस। तो रियूनियन जो द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, फ्रांसीसी विभाग का पिटन डेस जो नेजस पर्वत है, सक्रिय जो वोल्केनो है, उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन और हीरा खनन से संबंधित है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे बतानी है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, दूसरा हम बात करें यहाँ पे, द आइलैंड इकोनॉमी हैवली डिपेंड ऑन टूरिज्म एंड डायमंड माइनिंग। जो आइलैंड है यहाँ पे हैवली किस पे डिपेंड है? टूरिज्म पे डिपेंड है और डायमंड माइनिंग पे डिपेंड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ओनली वन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए सॉरी, यहाँ पे बात की जाए कि तो फ्रांस का एक हिंद महासागर में एक आइलैंड है, यहाँ पे सक्रिय वोल्केनो है जिसको पिटोन डे फोरनेस कहा जाता है, एक वोल्केनो है यहाँ पे। और जो ये रियूनियन की इसकी जो कहते हैं कि कैपिटल कौन सी है? सेंट डेनिस। सेंट डेनिस की कैपिटल। और यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज है, रियूनियन क्रियोल ये लैंग्वेज बोली जाती है। गन्ना वनीला वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ की जो यूरो करेंसी है, फ्रांसीसी जो लॉ है यहाँ पे लागू होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा।
हीरा खनन वगैरह संबंधित ये नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे, मिलियोडिस एक अगर हम बात करें इन्फेक्टियस डिसीज जो संक्रामक रोग है, यह बर्खोलिडेरिया की बल्कोडेरिया सुडोमोलाइस से होता है। वर्षा ऋतु में मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में अर्थात साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और ह्यूमन टू ह्यूमन इसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। यहाँ से संक्रमण इससे जनरली है। देखिए दूसरे स्टेटमेंट तो यहाँ पे इनकरेक्ट है, दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो बर्खोली, क्या नाम है इसका, बर्खोलिडेरिया सुडोमोनाई है, ये अगर हम बात करें जो दूषित मिट्टी होती है पानी से बरसात में फैल जाता है, साउथ ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन में भी ये फेमस है। लेकिन अगर हम बात करें इसके लक्षण क्या है, बुखार है, बुखार है, फेफड़े में संक्रमण है, सेप्सिस है और मानव से मानव में इनका संक्रमण दुर्लभ है। ठीक है, अभी तक इसका कोई टीका भी अवेलेबल नहीं है, तो इसका ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन बाकी चीज़ें यहाँ पे इसके बारे में सही, तो ओनली वन इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।